डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका नाम है स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही कम से कम टाइम में बताने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। इसको हम डिराइव करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फ्लोरेसेंस पे क्वेंचिंग का क्या इफेक्ट है और क्वेंचर का क्या इफेक्ट है और कितनी तरह की क्वेंचिंग होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम और एक चीज़ जो खास बात है वो है काइनेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, और इसमें हम स्टर्न वोल्मर इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको जो क्वेंचिंग है वो क्या रहता है। क्वेंचिंग का मतलब रहता है स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस या डिमिनिशिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। क्लियर बात समझ में आ गई? स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस या डिमिनिशिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का बंद होना या डिमिनिश होना। फ्लोरेसेंस बताऊंगा भी किस तरह होता है और डिमिनिश किस तरह होता है ये भी बताऊंगा। देखो, हमारे पास में जो क्वेंचिंग है, क्वेंचिंग यानी स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, वो दो तरीकों से होती है। या तो होती है इंटरनल क्वेंचिंग यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ फेर बदल होता है, चेंजेस आती है, तो उससे इंटरनल क्वेंचिंग होती है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसा होता है जिससे इंटरनल क्वेंचिंग कहते हैं। और इंटरनल क्वेंचिंग होती है ISC से, इसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये मैं समझा दूंगा क्या होता है, आप टेंशन मत लो। और दूसरा जो फैक्टर है यानी दूसरा जो तरीका है क्वेंचिंग का वो है एक्सटर्नल क्वेंचिंग, यानी जब हम सिस्टम में या फ्लोरेसेंट सॉल्यूशन में या सिस्टम में कोई फॉरेन सब्सटेंस डालते हैं या कोई दूसरी सब्सटेंस डालते हैं जिसे हम Q से दिखाते हैं उस सब्सटेंस को, यानी Q का मतलब क्वेंचर, क्वेंचर यानी स्टॉप करने वाला, फ्लोरेसेंस को रोकने वाला। लेकिन ये फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन मतलब बाहर का मॉलिक्यूल होगा या बाहर का सब्सटेंस होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बाहर का समझाता हूं कैसे होता है। सपोज मेरे पास में A है, A ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैंने लाइट डाल दी, ये एक्टिवेट हो गया, ये बन गया A स्टार यानी एक्टिवेटेड A, यानी इसने लाइट एब्जॉर्ब की और कुछ देर के बाद में या इसी दौरान ये लाइट इमिट भी कर सकता है, ये लाइट वापस देगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये लाइट वापस देना जो है इसी को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, यानी लाइट एब्जॉर्ब करना और फिर साइमल्टेनियसली वापस भी देना, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, ये A स्टार जो है ना, ये लाइट एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन वापस देने से पहले ही कोई दूसरा आ जाता है, सपोज B मॉलिक्यूल आ जाता है, इसके साथ टकराता है, इस बेचारे से ये एनर्जी छीन लेता है और इसको फिर वैसा ही कर देता है जैसा पहले था, यानी ग्राउंड स्टेट में लाता है इसको और खुद इसकी एनर्जी पी जाता है या छीन लेता है। फिर मैं इस B को कह सकता हूं, ये B एक बीस्ट है, दरिंदा है या क्वेंचर है। दरिंदा तो नहीं बोल सकता मैं, ऐसे ही बोल रहा हूं मजाक के तौर पे। ये क्वेंचर है, इसको मैं Q बोलूंगा, Q इट इज क्वेंचर, क्वेंचर कमीना जिसने A से एनर्जी छीन ली और A को जैसा का वैसा कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं इसका थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको और इसको मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि होता क्या है। देखो, सपोज एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट है ये, इस रेड लाइन के ऊपर देखना, ये कुछ चीजें मैंने बना के रखी है ताकि जल्दी हो जाए। ये मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन कुछ देर के बाद में इस मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट। तो लाइट पड़ने से इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जंप करता है। जैसे यहाँ पे
ये ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। और ये एक्साइटेशन किससे हुई? ये फोटो से। फोटो मतलब लाइट से। तो मैं इसको कह सकता हूं ये है फोटो एक्साइटेशन। क्या है? फोटो एक्साइटेशन। बात समझ लेना। और कुछ देर के बाद में या एक्साइट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आता है और ये लाइट वापस दे देता है, इमिट करता है लाइट। इस इमिटेड लाइट को मैं बोलूंगा फ्लोरेसेंस। क्या बोलूंगा? फ्लोरेसेंस। यहां से लाइट एब्जॉर्ब की, यहां से वापस दे दी, साइमल्टेनियसली वापस दे दी। यानी पहले एक्साइट हुआ, फिर डी एक्साइट हुआ, लाइट वापस दे दी। इस इमिटेड लाइट को मैं बोलूंगा फ्लोरेसेंट लाइट, और इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा फ्लोरेसेंस। क्या हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं जेबलॉन्स्की डायग्राम में। अब मुझे जो चीज आपको बतानी है वो बताऊंगा मैं। सपोज अगर यहां पे एक्साइट होने के बाद में जब मॉलिक्यूल इस स्टेट में था, यानी एक्साइटेड स्टेट में था, खुश था, मेरे पास में पैसे आ गए, मेरे पास में एनर्जी आ गई, उसी दौरान अगर बी इसके साथ में कोलाइड करता है और इसके ये पैसे छीन लेता है, तो ये बेचारा फिर से फकीर हो जाएगा, लकीर का फकीर, और ये डाकू एक्साइट हो जाएगा। तो ये जो डाकू है ना, यही क्वेंचर है। बात समझ में आ गई? ये होगा एक तरीका। इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब इंटरनल क्वेंचिंग कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जरूरी है समझना। ठीक है, यह है ग्राउंड स्टेट, यह है एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में, यानी एक्साइटेशन हो गई है। वो बात मेरी समझ लेना। लेकिन देखो, ये ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में थे। ठीक है, यहां पे भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में भी अभी अपोजिट स्पिन में ही है। तो इसका मतलब इनका प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन मिला के टोटल स्पिन 0 हो जाता है। जब स्पिन 0 हो तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 2s+1, यानी 2 इंटू स्पिन प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इनका जो स्पिन है, नेट स्पिन, वो है 1। चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो अपोजिट स्पिन में, या वो एक्साइटेड स्टेट में हो, तो स्पिन इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 1। यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये एक ही लाइन दिखाएगा, इसका एक ही एनर्जी स्टेट होगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना स्पिन चेंज करता है। और इस स्पिन चेंज करने के दौरान थोड़ी सी एनर्जी लूज होती है वाइब्रेशन में, और समरसॉल्ट करता है, यानी इसका स्पिन चेंज होता है और इसका स्पिन वैसा ही हो जाता है जैसा दूसरे इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में था। तो इस प्रोसेस को बोलूंगा मैं, स्पिन चेंज करने वाले प्रोसेस को मैं बोलूंगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब मैं बताऊंगा यहां पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का क्या मतलब है। देखो, ऐसे जब था ये, तब इसका नेट स्पिन 0 था, मल्टीप्लिसिटी 1 आई थी। लेकिन अब जो स्पिन है, आधा प्लस आधा 1 हो गया स्पिन, सो s इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1, दैट इज इक्वल टू 3। यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई। यानी अगर हम इसके ऊपर, ऐसे स्टेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये आपको 3 लाइन्स दिखाएगा, या मैं बताऊंगा इसके 3 एनर्जी स्टेट्स होंगी। 3 एनर्जी स्टेट्स एक ही लेवल में। ठीक, तो इसको बोलूंगा मैं ट्रिपलेट स्टेट। क्या बोलूंगा मैं इसको? ट्रिपलेट। यानी हम सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ गए। अब ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना, इसी को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। पहले मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में था, अब ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। अब ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है ग्राउंड स्टेट में, नो डाउट। लेकिन इसको आने के लिए कुछ समय चाहिए, कुछ वक्त चाहिए, कुछ टाइम चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसको वापस समरसॉल्ट करना है, अपना स्पिन चेंज करना है, तब जाके ये इस ऑर्बिटल में, इस शेल में आ सकता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसे रह सकते हैं जब इनका स्पिन अपोजिट हो, ऐसे। तो ये जब यहाँ आएगा तो इसमें टाइम लगेगा। अब ये समरसॉल्ट करने के बाद में जब ये यहाँ पे आता है तब ये फ्लोरेसेंस नहीं दिखाएगा, तब ये एक डिलेड प्रोसेस दिखाएगा। यानी कुछ देर के बाद में ऐसा होगा, कुछ गैप लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। जब टाइम गैप के बाद में लाइट वापस देगा, लाइट याद रखना, लाइट ही वापस देगा, तो उस लाइट को मैं बोलूंगा फॉस्फोरेसेंट लाइट, और प्रोसेस को बोलूंगा मैं फॉस्फोरेसेंस। बात समझ में आ रही है? वो बात क्लियरली समझ में आ रही है? शाबाश। अब इन बातों को मैं इस तरह भी बता सकता हूं कि ए ने लाइट एब्जॉर्ब की और ये बन गया ए स्टार बन गया। ये लाइट वापस इमिट भी कर सकता है, फ्लोरेसेंस हो सकता है, और ए वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। या ए में ऐसा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी और ए जो है, ए सिंगलेट से ए ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा और फॉस्फोरेसेंस दिखाएगा। ठीक है, तो हो गए दो। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में फ्लोरेसेंस भी दिखा सकता है, फॉस्फोरेसेंस भी दिखा सकता है। यानी इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, या मैं बोलूंगा इंटरनल क्वेंचिंग होगी। बात समझ में आ गई? तीसरा तरीका क्या है कि ये जो ए है, एक्टिव होने के बाद में, एक्टिवेट होने के बाद में, एक्साइट होने के बाद में क्वेंचर से टकरा के ये अपना ए वापस बनाएगा और इसको बनाएगा क्यू डैश या क्यू स्टार, यानी एनर्जी मिल गई क्वेंचर को। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब तीन प्रोसेसेस हो सकते हैं, आइदर फ्लोरेसेंस और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी इंटरनल क्वेंचिंग और एक्सटर्नल क्वेंचिंग। बात समझ में आ गई? अब हम इन चीज़ों का काइनेटिक्स देखेंगे, इसको मैथमेटिकली देखेंगे, इसके लिए एक मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों को है ना, इनको गौर से देखो, मैं इनको बताऊंगा और एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझा भी दूंगा होगा क्या। देखो ए है, पहले ए, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ये बनाएगा ए स्टार। क्या बनाएगा? ए स्टार। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा फोटो एक्टिवेशन। ये पहला स्टेप है, फोटो एक्टिवेशन। अब फोटो एक्टिवेशन हो गया, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल हो गए एक्टिवेट ए की। अब इन 10 में से कुछ मॉलिक्यूल्स लाइट वापस देंगे और ए वापस बनाएंगे। ये जो लाइट एब्जॉर्ब की थी वो वापस देंगे लोअर फ्रीक्वेंसी की, चाहे उसी फ्रीक्वेंसी की, उससे मुझे मतलब नहीं है। यानी ये दिखाएंगे फ्लोरेसेंस, लाइट एब्जॉर्ब करना और इमिट करना, यही तो फ्लोरेसेंस है ना। ये फ्लोरेसेंस नंबर 1। नंबर 2, इसमें ए जो बन गया, ए स्टार जो बन गया, ए स्टार, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेंगे और ए बना देंगे, वापस ए मिल जाएगा और फॉस्फोरेसेंस होगा। याद रखना, क्योंकि अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई, इसको मैं कह सकता हूं कि ये इंटरनल क्वेंचिंग हो गई। क्या हो गई? इंटरनल क्वेंचिंग। अब फॉस्फोरेसेंस होगा, लाइट तो देगा ये, लेकिन फ्लोरेसेंस नहीं होगा। याद रखना, हम बात कर रहे हैं फ्लोरेसेंस की। फ्लोरेसेंस अब नहीं होगा यहाँ पे, अब होगा फॉस्फोरेसेंस। इसलिए मैं बोलूंगा क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, नॉट क्वेंचिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? शाबाश। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई। तीसरा स्टेप इसमें ऐसा हो सकता है कि ए स्टार में से कुछ मॉलिक्यूल्स क्वेंचर के साथ में, एक्सटर्नल क्वेंचर के साथ में कोलाइड करके ए वापस बनाएंगे, प्लस बनाएंगे क्यू डैश। अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 में से 4 ने यहां पे
फ्लोरेसेंस दिखाया, 3 ने इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी इंटरनल क्वेंचिंग, और 3 ने एक्सटर्नल क्वेंचिंग दिखाई। बात क्लियरली समझ लेना। सपोज इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K3। या मैं इस तरह बोल सकता हूं कि यहां पे हमारे पास में 10 A थे, उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की और ये 10 A स्टार बन गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए तो आप बोलेंगे 10 फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स? 10 फोटॉन्स। 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए। या मैं आपसे पूछूंगा कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब की, आप बोलेंगे 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए। तभी जाके 10 मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुई। अब इन 10 में से अगर 4 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? फ्लोरेसेंस। और 3 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अपनी लाइट वापस दे रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। बाकी जो बचे तीन बाकी जो बचे हैं स्टार मॉलिक्यूल्स, वो क्वेंचर के साथ में कोलाइड होके वापस ए और एक्टिवेटेड क्वेंचर बना रहे हैं। तो हिसाब बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए उतने ही प्रोसेसेस भी हुए। प्रोसेसेस, फोटॉन्स इज इक्वल टू प्रोसेसेस, या फोटॉन्स इज इक्वल टू रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? या मैं अगर स्टेडी स्टेट अप्रोच लगाता हूं, अगर आप लोगों को स्टेडी स्टेट अप्रोच मालूम नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। अगर मैं यहां पे हिसाब लगाता हूं, सपोज मुझे ये बताना हो कि कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, तो आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस भी हुआ एब्जॉर्ब होने के बाद में, ये प्रोसेस भी हुआ एब्जॉर्ब होने के बाद में, ये प्रोसेस भी एब्जॉर्ब होने के बाद हुआ। क्या एब्जॉर्ब होने के बाद? लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद। तो इन तमाम प्रोसेसेस का रेट अगर आप ऐड कर देंगे, जिसे मतलब तमाम प्रोसेस की रेट ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रोसेस हो रहे हैं, कितनी स्पीड से हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें पता ये चलेगा कि कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है, या रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब मैं अगर आपसे इस तरह पूछूं कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, क्या ये बराबर नहीं होगा फिर K1 इंटू A स्टार, यानी जो फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हुए, प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार इंटू करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ Q। या मैं इस तरह बताऊंगा कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन प्लस रेट ऑफ दिस रिएक्शन प्लस रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, उसी हिसाब से रेट भी बढ़ेगा, यानी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस बढ़ेंगी। ठीक है, वो बात समझ में आ रही है? तो इन तमाम रिएक्शंस का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। अब मैंने रेट कॉन्स्टेंट्स के साथ में ये लिख दिया। तो ये हो गया एक बात, यहां तक तो क्लियर है। तो इस रिएक्शन से या इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उसमें से कुछ फ्लोरेसेंस में यूज हुई, कुछ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में, कुछ क्वेंचिंग में, एक्सटर्नल क्वेंचिंग में इस्तेमाल हुई। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस ओनली, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस वो किसके बराबर होगा? इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस यानी ये लाइट की फ्लोरेसेंस, वो डिपेंड करेगी सिर्फ इस पे, यहां पे फ्लोरेसेंस कितने मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस
यानी आई एफ वो बराबर होगा फिर K1A स्टार, ठीक है, वो इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। यह हो गई एक बात, या दूसरी बात। अब और एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि हमने जो लाइट यूज की, हम करना चाहते थे फ्लोरेसेंस। क्या करना चाहते थे? फ्लोरेसेंस। अब फ्लोरेसेंस तो जनाब पूरा नहीं होता, उसमें से सपोज 4 मॉलिक्यूल्स फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो दिखा रहे हैं क्वेंचिंग। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस का मतलब आप ये बताएंगे कि फ्लोरेसेंस कितने मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स कितने एब्जॉर्ब हुए। या मैं इस तरह बता सकता हूं कि क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस वो बराबर होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स शोइंग फ्लोरेसेंस, या नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्लोरेसेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, ये होगा ना। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस की जो फोटॉन्स या जो फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, या जो एब्जॉर्ब होने के बाद में फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, वो कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर फ्लोरेसेंस ओनली, यानी IF इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस बोलूंगा मैं, डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, वो होगा बराबर जनाब क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस। अब IF जो है, IF बराबर है K1A स्टार के, इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखो कि IF किसके बराबर है? K1A स्टार। और IA किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये बराबर होगा K1A स्टार प्लस K2A स्टार प्लस K3A स्टार इनटू Q। ये Q क्यों? क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, भी इस रिएक्शन का ये भी रिएक्टेंट है, ये थर्ड रिएक्शन का, इसलिए मैंने इसको भी लिखा। यहाँ पे तो रिएक्टेंट यही है सिर्फ A स्टार यानी पहले 2 रिएक्शंस में ये A स्टार रिएक्टेंट है, लेकिन इसमें तो रिएक्टेंट Q भी है ना थर्ड में, इसलिए मैंने यहाँ पे Q भी लिखा। हो सकता है लोगों को कंफ्यूजन भी होगा ऐसा क्यों आ गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्वांटम यील्ड याद रखना, मैं क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस लिख रहा हूं, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस, यानी कितने फोटॉन्स में से कितने फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, कितने एब्जॉर्ब फोटॉन्स के बाद में कितने सिर्फ फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस में अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, K1 अपनी जगह, A स्टार अपनी जगह, कोई टेंशन नहीं, डिवाइड करेंगे। देखो ये A स्टार, ये सब में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देंगे। चलो ये A स्टार रखता हूं मैं यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया K1 प्लस K2 प्लस K3 और Q, यही रह गया ना, और यही रह गया यहाँ पे, है ना। तो ये A स्टार और ये स्टार कॉमन है ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, तो इसको कर दो खत्म। तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन? ये इक्वेशन बन जाएगा K1, याद रखना K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q, ये है ना K3 इंटू Q, ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं नाम रखता हूं इक्वेशन नंबर 3, इधर रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई शक नहीं है ना?
तो फिलहाल आप यहां तक लिखो, इसको ले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। क्या ले जाएंगे? नेक्स्ट पेज। ये इक्वेशन आ गई थी हमें, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पे क्वेंचर नहीं होता, सपोज हमने बाहर से क्वेंचर नहीं डाला, विदाउट क्वेंचर, तो फिर तो ये होता ही नहीं ये स्टेप, फिर तो हम ये स्किप कर देते। समझ में आया ना? यानी इन एब्सेंस ऑफ, अगर मैं कहूँगा क्वेंचर, इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, जो क्वांटम यील्ड आता आपका, मैं उसको लिखता क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस, लेकिन यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा क्योंकि विदाउट क्वेंचर है ये, तो वो आपका आ जाता। पहले मैं पूरा ओपन करके लिखता हूँ, ये K1 A स्टार है ना, जैसे पहले आया, डिवाइड बाई K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार, ठीक, K2 A स्टार। K3Q नहीं लिखता मैं, K3Q क्यों नहीं लिखता? क्योंकि K3Q जो है ना, ये तभी लिखेंगे हम जब क्वेंचर होगा, तब ये प्रोसेस होगा। अब ये क्वेंचर है ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर लिख रहे हैं हम, तो क्वेंचर जब है ही नहीं तो इसका मतलब थर्ड स्टेप नहीं होगा, तो थर्ड स्टेप को करते हैं कैंसल। तो ये इक्वेशन अगर हम बनाएंगे, ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे भी A स्टार, यहाँ पे दोनों में A स्टार, ये निकालो कॉमन, ये स्टार A स्टार, ये A स्टार खत्म, तो ये बन जाएगा K1 बाई K1 प्लस K2, है ना। या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर ये आप निकाल देंगे, यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। समझ में आया? शाबाश। अब अगर मैं, तो हमारे पास में ये ऐसे आ जाता है, एक मिनट, F नॉट इज इक्वल टू K1 बाई K1 प्लस K2, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ, रेशो ऑफ दीज टू क्वांटम यील्ड्स, याद रखना रेशो, पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रेशो निकालना हमें फाई F नॉट डिवाइड बाई फाई F का, तो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा K1 यानी ये डिवाइड बाई K1 प्लस K2 होल डिवाइड बाई K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3Q। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे ये मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि जो ही मैं इसको ऊपर थोड़ा सा मतलब स्लाइड करूंगा तो आपको ये नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रफ में लिख दिया ये। तो अगर मैं रेशो ऑफ टू क्वांटम यील्ड्स लिखता हूँ, अब रेशो ऑफ टू क्वांटम यील्ड्स, टू क्वांटम यील्ड्स, किसके क्वांटम यील्ड्स? फ्लोरेसेंस के क्वांटम यील्ड्स, ठीक। एक है विदाउट क्वेंचर और दूसरा है विद क्वेंचर, यानी एक है इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। तो इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर जो क्वांटम यील्ड आया था, तो मैं लिखूंगा उसको फाई F नॉट, और जो इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर आया था क्वांटम यील्ड, उसको लिखूंगा मैं फाई F, ठीक है। तो ये बन जाएगा बराबर K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, यही होगा, यानी इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर हमारा जो क्वांटम यील्ड है वो इसके बराबर आया था, और इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर हमारा जो क्वांटम यील्ड आया था वो आया था K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 K3Q, ये आया था ना। शाबाश। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं K1 बाई K1 प्लस K2, ठीक, डिवाइड में ये है, तो ये अगर हम मल्टीपल कर देंगे इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू K1 प्लस K2 प्लस K3Q, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं इसको दोबारा नीचे रिपीट करूँगा, रिपीट इन द सेंस मतलब इसको बताऊँगा दोबारा, फिलहाल आप ये याद रखो। और होल डिवाइड बाय आएगा इसकी K1, ठीक है। तो K1 कट, यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है K1 प्लस K2 प्लस K3Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2, तो ये बन जाएगा फाई F नॉट डिवाइड बाई फाई F इज इक्वल टू, ये बन जाएगा
K1 प्लस K2 प्लस K3 Q होल डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, ये बहुत ही आसान है यहाँ तक। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इससे भी सिंपल। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है, अभी तक आप इक्वेशन नंबर खुद दे सकते हैं। इसमें देखो क्या करेंगे हम, इसको ये जो ना ये K1 प्लस K2 ये अलग लिखेंगे, प्लस लिखेंगे K3 और Q अलग। तो ये जो K1 प्लस K2 है ये सबको डिवाइड है, ये इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है। समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख देता हूँ। पहले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, 5f नॉट डिवाइड बाई 5f इज इक्वल टू K1 प्लस K2 राइट, डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये K1 प्लस K2 जो डिवाइड है ना, ये सबको, ये इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो इन दोनों को लिख दिया मैंने। अगर आप अलग अलग भी लिखना चाहें तब भी कर सकते हैं। प्लस लिखूंगा मैं K3Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2, चलेगा? शाबाश। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये दोनों जो है ना ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस K3Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, तो इसके बदले में हम लिखेंगे 1, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। तो ये बन गया 5f नॉट डिवाइड बाई 5f इज इक्वल टू 1 प्लस K3Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2। यही आया था ना हमें? शाबाश, यहां तक याद रख लेना। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या खेल खेल रहे हैं हम इसके साथ। इसको लिखने का और एक तरीका भी है हमारे पास में। इसको अगर मैं सपोज इसको ऐसे लिख दूं, 5f नॉट डिवाइड बाई 5f इज इक्वल टू 1 प्लस, ये याद रखना, ये K3Q को यहां पे रख दूं, इनटू कर दूं 1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये याद रखना, ये इसके लिए बोल रहा हूं मैं, इसके लिए। अगर मैं इसको वापस कर दूंगा ना मल्टीपल, तो K3 इंटू Q इंटू 1 K3Q डिवाइड बाई K1 K2 हो जाएगा, राइट? वो बात समझ में आ गई ना? इसको वापस ऐसी, ये मल्टीपल है, ये प्लस नहीं है, ये याद रखना, मल्टीपल है। एंड ये जो पुट 1 बाई K1 प्लस K2, ये K1 1 बाई K1 प्लस K2 है ना, इसको मैं रख देता हूं टॉ के बराबर, टॉ। इसको मैं पहले अलग करके, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इट इज 1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, अलग निकाल दो इसको रख देंगे टॉ के बराबर। तो इस हिसाब से मेरे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी 5 नॉट f डिवाइड बाई 5f इज इक्वल टू 1 प्लस, इसके बदले में क्या लिखा मैंने, टॉ, तो मैं लिखूंगा टॉ K3Q, टॉ K3Q। बात समझ लेना है, टॉ K3Q। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस K3 टॉ Q, एक ही बात है क्योंकि मल्टीपल में है। ये इसके बराबर बन जाएगा 5 नॉट f डिवाइड बाई 5f। समझे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। यहां पे अगर आप सपोज इसका और इसका ग्राफ निकालते तो टॉ निकल जाता आराम से, यानी दिस वर्सेस दिस ग्राफ बनाएंगे, आपको टॉ मिल जाएगा इजीली। बात समझ में आ गई? अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे K3 और ये कांस्टेंट, ये जो 1 बाई K1 डिवाइड बाई K प्लस K2, इसके बदले में जो मैंने लिखा ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है ये। इन दो कांस्टेंट के बदले में हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे और उस कांस्टेंट को मैं लिखूंगा ये KSV, याद रखना। तो यहाँ पे रह जाता है Q
प्लस है इस साइड में 1 इज इक्वल टू फाई नॉट एफ डिवाइड बाय फाई एफ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो सबसे पहले Q इज क्वेंचर। क्वेंचर है ये, जितनी क्वेंचर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही क्वेंचिंग ज्यादा होगी, यानी उतनी फ्लोरेसेंस कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो कांस्टेंट है स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट, ये KSV, इसको मैं कहता हूं स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट। ये दो कांस्टेंट्स का बना हुआ है। एक तो है K3 रेट कांस्टेंट फॉर क्वेंचिंग रिएक्शन, और दूसरा है टॉ। अब ये टॉ क्या है? टॉ, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। टॉ अगर आप देखेंगे ये बना हुआ है 1/K1 + K2, यानी रेट कांस्टेंट्स है। ये दो रेट कांस्टेंट्स, यानी फर्स्ट रेट का कांस्टेंट, दूसरी रेट का कांस्टेंट। समझ में आया? तो दोनों रिएक्शंस में एक कंज्यूम होता है, A स्टार कंज्यूम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो टॉ है, टॉ ये है द एक्चुअल लाइफ टाइम ऑफ A स्टार, यानी ये हमें A स्टार की एक्चुअल लाइफ टाइम देता है। एक्चुअल लाइफ टाइम ऑफ A स्टार। A स्टार क्या है? फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल लाइफ टाइम है उसे हम दिखाते हैं टॉ से। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि Q जो है क्वेंचर, उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी क्वेंचिंग ज्यादा होगी, उतनी फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी। ठीक, उतनी फ्लोरेसेंस कम होगी। जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी फ्लोरेसेंस कम होगी, और जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को देखूं, इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं इसका प्लॉट, यानी क्वेंचर की कंसंट्रेशन का प्लॉट और इसका प्लॉट लेता हूं, यानी इफ आई टेक द प्लॉट ऑफ दिस रेशियो एंड कंसंट्रेशन ऑफ Q, देन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ टॉ। यानी अगर मैं प्लॉट ले लूं, किसका? प्लॉट ऑफ फाई नॉट डिवाइड बाय फाई, ठीक, फाई एफ, ठीक, वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ Q, तो आई कैन गेट, क्या मिलेगा मुझे? टॉ मिलेगा मुझे। टॉ क्या है? लाइफ टाइम, एक्चुअल लाइफ टाइम ऑफ A स्टार। ठीक है। और अगर हम किसी तरह से A स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से, सब हमको टॉ मिल जाता है, टॉ मिल जाता है, और हमें Q1 5F और 5F0 मिल जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं, K3 मिल जाता है, तो हम इजीली ये स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ये आपकी समझ में आया होगा। तो याद रखना, ये है आपका स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।